हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? चलिए अब हम क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज भी चैप्टर को खत्म करें क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एकदम छोटा सा चैप्टर है। ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एवं प्रोसेस हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस देखेंगे, तो ये अलग चैप्टर है और वो यूजेस वाला जो है वो अलग चैप्टर है। ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो बुक रहता है जैसे नवबोध का प्रबोध का, ठीक है, उसको भी मिक्सअप करके मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपका जो बुक होता है जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, प्रबोध का हो गया या नवबोध का हो गया, इसको भी साथ लेके चलना है। ठीक है। क्यों ऐसा करना है? क्यों ऐसा करना है? क्योंकि खाली आपका नवबोध पढ़ने से, ठीक है, नवबोध पढ़ने से या प्रबोध पढ़ने से आपका आने वाला जो एग्जाम है, फ्यूचर का जो एग्जाम है, वो क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है ना, इस वजह से आपको एनसीईआरटी भी आपके साथ रखना चाहिए। ठीक है। तो मैं जो बेसिकली पढ़ाता हूँ वो मेनली तो एनसीईआरटी पे ही फोकस रहता है, और उसके साथ साथ आपका जो इसका क्या बोलते हैं, स्टेट बोर्ड के जो भी बुक्स होते हैं, ठीक है, उस पर ये डिपेंड रहता है। ठीक। ठीक है। तो वो चलिए अब हम अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? वेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। वेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वेक्टर के टाइप्स यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, वेक्टर के टाइप्स यहाँ पे देख लेते हैं। वेक्टर के टाइप्स क्या क्या टाइप के हो सकते हैं वेक्टर? सबसे पहले क्या देखे थे जी? प्लाज्मिड देखे थे। प्लाज्मिड वेक्टर होता है, कॉस्मिड वेक्टर होता है। ठीक है जी, प्लाज्मिड हो गया, कॉस्मिड हो गया, फेजमिड हो गया। ठीक। फेजमिड वेक्टर हो गया, फिर आता है बैक्टीरियोफेज आता है, ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है। फिर आता है बैक्टीरियोफेज वेक्टर आ जाता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोजोन आ जाता है, ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, ट्रांसपोजोन। फिर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं? वेक्टर के रूप में काम करती है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वेक्टर के रूप में काम करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के सेल्स में काम करते हैं। ठीक है। जैसे बेसिकली प्लाज्मिड जो होता है और कॉस्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया पे काम करता है, फेजमिड भी बैक्टीरिया पे काम करता है, बैक्टीरियोफेज भी बैक्टीरिया पे काम करता है, और ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारी चीज भी क्या हो जाते हैं? फैक्टर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। कैसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर का कार्य नहीं करता? ठीक है, वेक्टर का कार्य नहीं करता, तो इस तरीके से दे देगा, तो जो पता रहेगा वो बना पाएगा, जो नहीं पता रहेगा वो नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमने कहाँ पढ़ा था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसमें हमने देखा था क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया जाता है। किसके लिए? डीएनए के सेगमेंट्स को जानने के लिए। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, जीन का सेगमेंट होता है, इसको जानने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो ये वेक्टर के बारे में अपन को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, वेक्टर के बारे में याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीन प्रकार से हमने देखा था। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को चालू करने से पहले हमने तीन प्रकार के मेन हेडलाइन अपन ने देखा था। सबसे पहले अपन ने देखा एंजाइम। ठीक है, जिसको करने में हमें 2 क्लास लगे, हालांकि उसको एक ही क्लास में कर सकते थे, लेकिन आधे आधे घंटे का वीडियो उसमें मैंने डाल दिया उस पर। ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ा, फिर पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। ये सभी के सभी जो एंजाइम होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, इस वजह से इसको पढ़ाया गया। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा वेक्टर। वेक्टर में हमने क्या पढ़ा? पीबीआर 322 के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसका स्थल हमने देखा, ओ आर आई था वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के वहाँ पे स्थल थे। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग क्लोनिंग साइट थे वहाँ पे। ठीक है, और क्लोनिंग साइट थे वहाँ पे। ठीक है, फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थे वहाँ पे, फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थे। तो ये वेक्टर हो गया। वेक्टर का काम क्या हो जाता है? लेने लाने और ले जाने का काम करते हैं, बस की तरह काम करते हैं। उसी वेक्टर में प्लाज्मिड, कॉस्मिक, फेजमिड, बैक्टीरियोफेज, ट्रांसपोजोन, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन को याद रखना है। ठीक है जी, इसके बारे में भी अपन को याद रखना है। ठीक। तो ये हो गया। अब वेक्टर भी हो गया। अब हम किसको, अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? होस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, होस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक। अब होस्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, होस्ट अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, यूकैरियोट्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर प्लांट हो सकता है, फिर एनिमल हो सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो होस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया होस्ट है तो हम किसका उपयोग करते हैं जी? प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया यदि होस्ट है तो हम प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारा जो है अ, जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया में किसका यूज करते हैं जी? प्लाज्मिड का यूज करते हैं, है ना। बैक्टीरिया में किसका यूज करते हैं? प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में किसका यूज करते हैं? प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि होस्ट एनिमल से हो,
ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या, एनिमल सेल। ठीक है, यदि होस्ट एनिमल सेल हो, होस्ट मतलब जिस पे अपन को डालना है, जिस पे अपन को डालना है, ठीक है, तो एनिमल सेल में किसका यूज किया जाता है, रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है, रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है। ठीक है जी, रेट्रोवायरस याद रखेंगे। एनिमल सेल में यूज किए जाने वाले क्या है जी, वेक्टर होता है। ठीक है, एनिमल सेल हो गया। फिर प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट में देखते हैं, प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में किस प्रकार के वेक्टर के यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट में शटल वेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है जी, कौन सा वेक्टर का, प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट में शटल वेक्टर का यूज किया जाता है, शटल वेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक, ये एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, एकदम डीप जाके पढ़ाया जा रहा है, ये एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में शटल वेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या बच गया, बैक्टीरिया हो गया, एनिमल हो गया, प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट हो गया। अब आ जाता है प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल। ठीक है जी, प्लांट सेल में किसका यूज किया जाता है, याद रखेंगे, टी आई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। ठीक है जी, टी आई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, किसके रूप में, वेक्टर के रूप में। ठीक है, तो ये जो चार्ट मैंने बताया, बैक्टीरिया, एनिमल सेल, प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट और प्लांट सेल, ये सभी को आपको नोट करके रखना है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको आपको नोट करना चाहिए बिल्कुल अपनी कॉपी में, या जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम टू सेम वैसा वैसा आपको लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में यही चीज मैं आपको एक हफ्ते बाद पूछता हूँ, ठीक है, कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने क्या पढ़ा था, दिमाग में कुछ नहीं है, पूरा खाली है। ठीक है, लेकिन वही चीज हम क्या करते हैं, अपने नोट्स में देखते हैं, अपनी कॉपीज में देखते हैं, हाँ, तो अपन को याद आ जाता है कि हाँ सर ने इस तरीके से बताया होगा, इस तरीके से इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मेन पॉइंट ही लिख रहे हैं, मेन पॉइंट ही लिख रहे हैं। जैसे वेक्टर है, तो वेक्टर में ये सारा कुछ लिखा है, जो बाकी मैंने हिंदी में बताया वो कहाँ से याद रहेगा, नहीं याद रहेगा ना, इस वजह से यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिटी होना चाहिए कि आप लिखो, नोट करो। ठीक है, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो नीट के लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, नीट के लेवल का पढ़ा रहे हैं, बोर्ड के लेवल से थोड़ा अप ही है। ठीक है ना, बोर्ड के लेवल से थोड़ा अप ही है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में आप पढ़ रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, इतनी गर्मी में पढ़ रहे हो, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा ना हो। ठीक है, मैं आपको ऐसे फटाफट पढ़ा के भी निकल सकता हूँ, एक एक दिन में एक क्लास भी खत्म करवा सकता हूँ। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, एकदम डिटेल से पढ़ना है ताकि नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज गेन करने के लिए तो अपन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये धोखा मैं नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट सेल में टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये देखिए, ये टीआई प्लाज्मिड जो है, ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए। जैसे हम मान लेते हैं, ये एक प्लांट है, ये उसके रूट्स है, यहाँ पे उसका लीव्स है, इस तरीके से लीव्स है। ठीक है, ये लिप्स है। ये टीआई प्लाज्मिड की खोज कैसे की गई होगी। ठीक है जी, ये टीआई प्लाज्मिड की खोज कैसे की गई होगी। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड की खोज कैसे की गई होगी। ठीक, तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, ये टीआई प्लाज्मिड जो होता है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ये किसमें पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ट्यूमिफेसियंस। ठीक, हर एक चीज जो मैं लिख रहा हूँ, हर एक चीज से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ठीक है, नीट में और आपके जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। इस बोर्ड में जो भी मैं लिखा हूँ सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूछ दिया जाएगा प्लांट सेल में वेक्टर का कार्य कौन करता है, टीआई प्लाज्मिड करता है। वहां पे तुम ये नहीं लिख सकते प्लाज्मिड करेगा, कॉस्मिड करेगा, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम करेगा, बैक करेगा, ट्रांसपोजोन करेगा, नहीं। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये सारी चीज यहाँ पे नहीं हो सकता। तो प्लांट सेल में किसका किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इसका नाम। ठीक है, अब इसकी खोज कैसे की गई होगी देखिए। अब ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। अब हम इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का एटी में लिख लेता हूँ। ठीक है, इस एटी का एक बैक्टीरिया का सेल बनाते हैं इस तरीके से, ये बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के सेल में क्या होता है, बैक्टीरिया के सेल में क्या हो जाता है, इसका डीएनए होता है, स्वयं का इस तरीके से डीएनए होता है। ठीक है, अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, मतलब बैक्टीरिया के सेल में क्या हो जाता है जी, प्लाज्मिड तो होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बना लिया, और प्लाज्मिड में यहाँ पे होता है क्या, प्लाज्मिड में एक स्थान होता है। ठीक है जी, प्लाज्मिड का एक स्थान, इसको टी डीएनए कहा जाता है। ठीक है जी, टी डीएनए कहा जाता है, ये ट्रांसफर डीएनए होता है। ठीक है, ये टी डीएनए होता है, और यही टी डीएनए जो होता है, ठीक है, यही टी डीएनए की उपस्थिति में ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन जो होता है वो ट्यूमर को इंड्यूस करता है। ट्यूमर को इंड्यूस करता है, ट्यूमर क्या हो जाता है, कैंसर ही तो होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी फैल जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, तो ये
टीडीएनए जो होता है प्लाज्मिड के अंदर का जो टीडीएनए होता है वही ट्यूमर को इंड्यूस करता है। किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में पाया जाता है। किसमें करता है? प्लांट्स में करता है। ठीक है, प्लांट्स में करता है। अब मान लेते हैं इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का बैक्टीरिया जो है वो किस पे अटैक कर दिया? इसमें अटैक कर दिया, प्लांट में अटैक कर दिया। बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, प्लांट में अटैक करने के बाद क्या हो जाता है कि इस तरीके से ट्यूमर जैसा बन जाता है। इस तरीके से ट्यूमर जैसा बन जाता है। इस तरीके से ट्यूमर जैसा, इस तरीके से ट्यूमर जैसा बन जाता है। ट्यूमर जैसा बनने के कारण इस प्लांट के पूरे न्यूट्रिशन को ये खत्म कर देता है। प्लांट के पूरा जेनेटिक हो सके, फिजिकल हो सके, मेंटल हो सके, कुछ हो सके, सभी प्रक्रियाओं को ये क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। ठीक है, और प्रभावित करने के कारण ही क्या कर देता है? प्रभावित करने के कारण इसकी प्रक्रिया को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जो ट्यूमर को कॉज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से टीआई प्लाज्मिड की खोज की गई थी। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस होता है उसको आसानी से क्या किया जा सकता है? प्लांट में प्रवाहित किया जा सकता है, प्लांट में भेजा जा सकता है। ठीक है, तब साइंटिस्ट ने देखा, सबसे पहले तो इसका कल्चर बनाया। ठीक है, सबसे पहले इसका कल्चर बनाया और इस टीआई प्लाज्मिड को किस तरीके से वेक्टर के रूप में कार्य किया गया होगा, ठीक है, उसके बारे में देखिए। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया? हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था। ठीक है, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से उसका डीएनए है। ठीक, अब इसको क्या कर लिया गया? इस तरीके से क्या कर लिया गया? इस तरीके से इसके जो टीडीएनए थे, इसके जो टीडीएनए थे उसको हटा दिया गया। ठीक है, टीडीएनए को हटा दिया गया। ठीक है, टीडीएनए को हटा दिया गया। ठीक, अब टीडीएनए को हटाने से इसको क्या कहा गया? डिसआर्म बैक्टीरिया, डिसआर्म बैक्टीरिया, डिसआर्म बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ठीक है, डिसआर्म बैक्टीरियल प्लाज्मिड बोलो या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन जो है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग करता है, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो टीडीएनए को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन टीडीएनए उपस्थित होने या ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का जो बैक्टीरिया होता है वो आसानी से प्लांट में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आसानी से प्लांट में प्रवेश कर जाता है। अपन को वही प्रकृति चाहिए। ठीक है, अपन को वही प्रकृति चाहिए, वेक्टर चाहिए, ताकि हम यहाँ पे टीडीएनए को हटा के यहाँ पे अपना डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए डाल सके। ठीक है, डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए डाल सके और इस बैक्टीरिया को डायरेक्ट किसमें डाल दिया जाए? प्लांट में डाल दिया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिसआर्म बैक्टीरियल प्लाज्मिड लेंगे, मतलब कल्चर लेंगे। कल्चर से क्या करेंगे? इस टीडीएनए को हटा लिया जाएगा। टीडीएनए को हटाने के बाद डिसआर्म बैक्टीरिया को डायरेक्ट यहाँ पे प्रवेश किया जा सकता है। तो ये वेक्टर अपन को प्राप्त हो चुका है। अब वेक्टर प्राप्त होने के बाद यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा वो यहाँ आ जाएगा, कॉपी वॉपी करेगा और क्या करेगा? अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का यूज किया जाता है प्लांट सेल में। समझ में आ गया? इस तरीके से किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा? वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स, होस्ट और वेक्टर। ठीक है, होस्ट और वेक्टर्स हो गया। इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यदि टीडीएनए को हटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा? डिसआर्म बैक्टीरिया प्लाज्मिड कहलाएगा, डिसआर्म बैक्टीरियल प्लाज्मिड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कथन कारण वाले हर एक चीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्या? ये हो गया क्या हमारा? जिसमें होस्ट चाहिए रहता है। ठीक है, जिसमें प्लाज्मिड अपन को चाहिए रहता है। ठीक है, अब वेक्टरलेस मेथड भी होता है। ठीक है जी, वेक्टरलेस मेथड भी होता है। वेक्टरलेस मेथड। ठीक है जी, वेक्टरलेस मेथड मतलब जिसमें वेक्टर की जरूरत नहीं है, वाहक की जरूरत नहीं। ठीक है, वाहक की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला होता है जीन गन। ठीक है, जीन गन, जीन गन मेथड होता है किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। ठीक है, जीन गन मेथड होता है किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। ठीक है, और माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन होता है किसके लिए? एनिमल सेल के लिए होता है, एनिमल सेल के लिए होता है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखेंगे। वेक्टरलेस मेथड कौन सा है? जीन गन और माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट सेल के लिए जीन गन का यूज किया जाता है और माइक्रो इंजेक्शन का यूज एनिमल सेल के लिए किया जाता है। हर लाइन से क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी के सभी चीजें आपको आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? हमने देख लिया वेक्टर, वेक्टर के बाद हमने देख लिया होस्ट। ठीक है, वेक्टर के बाद हमने क्या देख लिया? होस्ट। अब हमारा मेन टॉपिक आता है जिसके लिए हम इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए हम इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आ जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, इसके बारे में देखिए। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए स्टेप कैसा हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डीएनए का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है जी, डीएनए के क्या करेंगे जी? सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद उसको क्या कर देंगे? यहाँ से काटेंगे इस तरीके से। काटने को क्या कहा जाता है? काटने को क्या किया जाता है? फ्रेगमेंटेशन।
ठीक है जी, काटने को क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद उसको काटेंगे, काटना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ से एक स्ट्रैंड निकल गया, फ्रेगमेंटेशन के बाद इसको क्या किया जाएगा, एम्पलीफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, एम्पलीफिकेशन किया जाएगा, एम्पलीफिकेशन करेंगे, एम्पलीफिकेशन करने के बाद क्या किया जाएगा, एम्पलीफिकेशन करने के बाद क्या किया जाएगा, लाइगेशन किया जाएगा। ठीक है, जोड़ा जाएगा, प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ेंगे, लाइगेशन कर देंगे। लाइगेशन करने के बाद क्या किया जाएगा, इसकी कॉपीज बनाई जाएगी। ठीक है, लाइगेशन करने के बाद क्या किया जाएगा, कॉपीज बनाई जाएगी। ठीक है, लाइगेशन करेंगे, लाइगेशन के बाद इसको किस में डालेंगे जी, ये बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मिड हो गया, और ये डीएनए हो गया। ठीक है, लाइगेशन करने के बाद इसको किस में डाल दिया जाएगा, होस्ट में डाल दिया जाएगा। ये होस्ट है, ये प्लांट सेल या एनिमल सेल है, दोनों में डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा, इसके सेल का कल्चर बनाया जाएगा। ठीक है जी, कल्चर बनाने के बाद क्या किया जाएगा, कल्चर बनाने के बाद इसका क्या किया जाएगा, ठीक, कल्चर बनाने के बाद क्या करेंगे, कल्चर बनाने के बाद इसका करेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, कल्चर बनाने के बाद क्या किया जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक, तो सबसे पहले हमने डीएनए को लिया, सिलेक्शन ऑफ डीएनए, सिलेक्शन ऑफ डीएनए के बाद उसको फ्रेगमेंटेशन करेंगे, टुकड़ा निकाल लेंगे, टुकड़ा निकालने के बाद उसके क्या करेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन करने के बाद होस्ट के साथ क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, लाइगेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद उसको होस्ट में डाल देंगे, होस्ट में डालने के बाद कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस किसमें किया जाता है, बायो रिएक्टर्स में किया जाता है। ठीक है, बायो रिएक्टर्स में किया जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए इन सभी को हम एक लाइन में लिख लेते हैं, और इन्हीं सभी प्रक्रियाओं के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चालू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है जी, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ डीएनए। सिलेक्शन ऑफ डीएनए के बाद क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन करेंगे ना। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन। ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन, सेपरेशन एंड आइसोलेशन, सेपरेशन एंड आइसोलेशन करेंगे, अलग करके उसका विस्तार करेंगे। ठीक है, चौथा स्टेप क्या हो जाता है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन। ठीक है, चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब कॉपीज बनाना। ठीक है, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन मतलब कॉपी बनाना। ठीक है, एम्पलीफिकेशन मतलब कॉपी बनाना। ठीक है, फिर पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, कॉपी बनने के बाद इसको किसके साथ जोड़ दिया जाएगा, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा, लाइगेशन विद द होस्ट, लाइगेशन विथ होस्ट। ठीक है, चाहे वो प्लाज्मिड है चाहे कॉस्मिड है, कोई भी हो। ठीक है, फिर छठवा क्या हो जाएगा, लाइगेशन। लाइगेशन करने के बाद हमने क्या किया, होस्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो होस्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, होस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू होस्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म इनटू होस्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू होस्ट। होस्ट में ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। जो भी सेल होगा, सेल का कल्चर करना पड़ेगा ना, सेल को देखना पड़ेगा सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद क्या करेंगे, सबसे लास्ट स्टेप क्या है जी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, अब इन सभी चीजों को अपन को धीरे धीरे करके देखना है। ठीक है, इन सभी प्रोसेस को अपन को धीरे धीरे करना है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ये टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, आपके आपके पुस्तक में छोटा सा इमेज दे दिया गया है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये हमारा फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड है, इस तरीके से। ठीक है, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट करना, इस तरीके से कट करेंगे। कट करने के बाद इन दोनों सेगमेंट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, वेक्टर बना लिया जाता है। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाने के बाद इसको किस में चेंज कर दिया जाता है, होस्ट में डाल दिया जाता है, इस तरीके से होस्ट में डाल दिया जाता है। यही पेन भी नहीं चल रहा है। ठीक, होस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये इसको, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के साथ इस तरीके से जुड़ा है, इसका स्वयं का डीएनए। ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इस तरीके से जुड़ा है, इसमें स्वयं का डीएनए। ठीक है, यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ऐसा पुस्तक में दे दी है, लेकिन अपन को इससे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है जी, अपन को इससे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें अपन को देखनी है, ये मेन है। ठीक है, ये तो पुस्तकीय नॉलेज, ये मेन है, ये बेस है, ये पता रहना चाहिए। ठीक है, इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप आगे जाके जब कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, कॉलेज में जाने के बाद जब आप बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, तो जब यही सारी चीजें बताई जाएगी आपको, ठीक है, तब आप वहाँ पे फटाफट आंसर दे सकते हो, हाँ ये होता है, ये होता है। तब आपको मेरी याद आएगी, हाँ सर ने ये बताया था। ठीक है, तो इस वजह से अभी से ही आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का सिलेक्शन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे जी, सिलेक्शन ऑफ डीएनए या आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डीएनए या आइसोलेशन। ठीक, इसको सिलेक्शन बोलो या आइसोलेशन। ठीक है, सिलेक्शन या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सिलेक्शन डीएनए या आइसोलेशन डीएनए। ठीक है, अब इसको किस तरीके से आइसोलेट करेंगे, मतलब डीएनए को अपन को बाहर निकालना है। ठीक है, 1 मिनट, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, सिलेक्शन ऑफ डीएनए या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन मतलब अलग करना, मतलब अपन को डीएनए का सेगमेंट चाहिए। ठीक है, डीएनए का सेगमेंट अपन को चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे डीएनए को अलग निकालेंगे। अब डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है ना, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके डीएनए अलग होगा। ठीक है, तब जाके डीएनए अलग होगा। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए, आपको मैं, अब बेसिकली क्या होता है, आप क्या सोचते हैं, आप एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, डीएनए को कैसे अलग किया जाता होगा। डीएनए को कैसे अलग किया जाता होगा, सोचिए। क्या ऐसे सेल को काट के देखते होंगे, या बाल को देखते होंगे, या कुछ करते होंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया जाता, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि हमारे ब्लड को निकाला जाता है। ठीक है, अब ब्लड में बहुत सारे प्रकार के सेल्स होते हैं ना। ठीक है, ब्लड में बहुत सारे प्रकार के सेल्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। अब आप मेरे को बताइए, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। ठीक है, तीनों में से आप किसका चयन करेंगे, किसके लिए, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपके पास, मैं 5 गिनते तक का वक्त है, 3 2 1 4 5। आ गया, बिल्कुल सही जवाब, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का यूज किया जाता है क्योंकि आरबीसी में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ से होगा। प्लेटलेट्स क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है, प्रोटीन है। आरबीसी क्या है, सेल्स है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो किसको लिया जाता है, डब्ल्यूबीसी को लिया जाता है। किसको लिया जाता है जी, डब्ल्यूबीसी को लिया जाता है। ठीक है ना, तो हमारे छोटे से, हमारे इतने सी ब्लड से ही हमारा डीएनए को अलग किया जा सकता है सेल से। समझ में आ गया। तो इस वजह से आपने देखा होगा, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, एक छोटे से ब्लड के क्लॉट से ही, ब्लड के क्लॉटिंग ब्लड से ही क्या निकाल लेते हैं, पूरा डीएनए का फिंगरप्रिंट निकाल लिया जाता है। ठीक है, एक बाल से निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का यूज किया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाएगा आपको, सर आपको आपके टीचर ने पूछा कैसे डीएनए को अलग करेंगे। ठीक है, तो आप बोलना, सर हमारे बॉडी की डब्ल्यूबीसी सेल को लिया जाता है। ठीक है, क्यों लिया जाता है करके पूछेंगे, हाँ उसमें न्यूक्लियस होता है सर, ऐसा करके बोलना। ठीक है, और ये सरल और सस्ता प्रोसेस है, हम अपने ऐसे काट के थोड़ी देखते रहेंगे, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया में देख लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हम देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फंगस। बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। ठीक है, प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया। ठीक है, प्लांट सेल हो गया। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका जो सेल है, इनका जो सेल है, इस तरीके से सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर इसको हटाना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए क्या यूज किया जाता है, न्यूक्लियेज यूज किया जाता है, न्यूक्लियस एंजाइम यूज किया जाता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, बैक्टीरिया है। ठीक है जी, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, फंगस है, फंगस का ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से बना होता है ना, तो काइटिनेज हो जाएगा, काइटिनेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है ना, तो यहाँ पे सेल्यूलेज एंजाइम का यूज किया जाएगा, सेल्यूलेज, सेल्यूलेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे बॉडी में आरएनए, आरएनए को हटाना है, आरएनए नहीं चाहिए तो आरएनएज एंजाइम चाहिए रहेगा। ठीक है, आरएनएज एंजाइम चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले सेल ऑर्गन को काटा जाएगा, फिर न्यूक्लियस के द्वारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को काटा जाएगा, फिर डीएनए के स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले डीएनए के सेगमेंट को अलग किया जाता है। ठीक है जी, डीएनए के सेगमेंट को अलग किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा ऐसा वाला प्रोसेस आपने कब किया होगा, ऐसा वाला प्रोसेस आपने कब किया होगा, आपने किया है कक्षा 11वीं में। ठीक है जी, कक्षा 11वीं में आपने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, कक्षा 11वीं में आपने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन है तो प्रोटीएज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो कक्षा 11वीं में आपने बनाना बनाना से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने वाला प्रोसेस किया होगा, मैंने भी आपको कराया, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको 11वीं में मैंने ये वाला प्रोसेस आपको कराया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते थे, बनाना लेते थे, बनाना लेते थे तो उसमें चिल्ड एथेनॉल डालते थे। ठीक है, चिल्ड एथेनॉल डालते थे, उसके साथ साथ निर्मा वगैरह क्या क्या डाल देते थे। ठीक है, फिर डालने के बाद डीएनए के स्ट्रेन क्या हो जाते थे, एक साथ हो जाते थे, फिर उसको निकालते थे, फिर उसको स्टेन करते थे, स्टेन करके देखते थे, ऐसा किए थे कि नहीं किए थे। ठीक है,
तो सेम वैसा प्रोसेस यहाँ पे भी किया जाएगा। इस तरीके से डीएनए की स्ट्रेंथ को अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। डीएनए की स्ट्रेंथ को एक बीकर में ले लिया जाएगा, बीकर में लेने के बाद इसमें चिल्ड एथेनॉल डालते हैं, चिल्ड एथेनॉल, ठीक है, चिल्ड एथेनॉल डालते हैं, ठीक है। चिल्ड एथेनॉल डालने से जो डीएनए के सेपरेट सेपरेट स्ट्रैंड इसे बिखरते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, गुच्छे के जैसा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चिल्ड एथेनॉल डालने से क्या हो जाता है, डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं, फ्रेगमेंट जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक जगह एकत्रित होने, एक जगह एकत्रित जब हो जाते हैं, इसको स्पूलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पूलिंग, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्पूलिंग, स्पूल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्पूलिंग, स्पूलिंग कहा जाता है, ठीक है। स्पूलिंग इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे डीएनए का सेगमेंट अपन को प्राप्त हो जाता है। फिर स्टेन करके देखते हैं डीएनए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपने कक्षा 11वीं में इसका प्रयोग जरूर से जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को डीएनए का सेगमेंट यहाँ से प्राप्त हो चुका है, ठीक है। डीएनए का सेगमेंट अपन को यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं, ठीक। तो इस तरीके से डीएनए का सेगमेंट प्राप्त किया जाता है, ठीक। अब दूसरे स्टेप आ जाते हैं। दूसरे स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, ठीक है जी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, ठीक। अब ये वाले स्टेप देखेंगे, दूसरा स्टेप, ठीक है। तो दूसरे स्टेप देखिए, पेन भी नहीं चल रहा है, ठीक। ये इस तरीके से हमारा डीएनए के स्ट्रैंड प्राप्त हो चुके हैं, डीएनए के स्ट्रैंड यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे जो डिजायर डीएनए, ठीक है, डिजायर डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे, ठीक है। डिजायर डीएनए के फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ पे है, तो इसको क्या किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से इसको इस तरीके से काट लिया जाएगा, यहाँ से काट लिया जाएगा, और इसके सेगमेंट को क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसके सेगमेंट को अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के साथ साथ नॉन सेगमेंट भी तो आ सकते हैं ना। एकदम जरूरी थोड़ी है कि यही वाला आएगा, यही वाला आएगा, ठीक है, नहीं आ सकता। इसके साथ साथ जो अनवांटेड डीएनए होते हैं, अनवांटेड डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, सेपरेशन इन द आइसोलेशन किया जाता है, ठीक है जी, सेपरेशन इन द आइसोलेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, AGE, सेपरेशन इन द आइसोलेशन, तीसरा स्टेप, ठीक है। सेपरेशन इन द आइसोलेशन, अलगाव करना है। अलगाव किसका करना है, जो हमारा डिजायर डीएनए है या एलियन डीएनए, ठीक है ना, उसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने के लिए क्या किया जाएगा, एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, ठीक है जी, एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको मैंने आपको किसमें पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। अब इस एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाएगा, जो नॉन डीएनए के सेगमेंट होते हैं इस तरीके से, ये वाला ये वाला ये वाला, इस तरीके से नॉन डीएनए के सेगमेंट होते हैं, और जो हमारा डिजायर डीएनए होता है उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक है। एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से इसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक है जी, अलग कर लिया जाता है, ठीक। तो अब हम क्या चलाएंगे, तीसरा स्टेप, सेपरेशन एंड आइसोलेशन चलाएंगे, एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बोला, जो अपन को चाहिए वो तो रहता ही रहता है, लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी रहता है, अनवांटेड डीएनए सेगमेंट भी रहता है, ठीक है। तो मैं इसको बी नाम देता हूँ, ये बी सेगमेंट है, ठीक है, ये बी वाला डीएनए है जो अपन को चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं। फिर ये सी है, ठीक है, और ये ए, ठीक है। अब ए और सी जो है वो नॉन सेगमेंट वाले हैं, नॉन सेगमेंट वाले हैं, और बी वाला जो है वो सेगमेंटेड है, मतलब डिजायर डीएनए वाला है। अब ए बी सी में सबको अलग किया जाएगा, ठीक है जी, ए बी सी में सबको अलग किया जाएगा, ठीक है। अब जो अपन को चाहिए रहता है, जो अपन को डीएनए का सेगमेंट चाहिए वो सबसे छोटा वाला चाहिए, ठीक है, सबसे छोटा वाला चाहिए। अब इस सबसे छोटे वाले को अलग करने के लिए एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया जाता है, ठीक है। तो एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं, देखिए एबीसी याद रखेंगे, ठीक है। एबीसी में नॉन अनडिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, नॉन डिजायर्ड डीएनए, अनवांटेड डीएनए भी होता है, ठीक है। तो देखिए एगर रेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरीके से होता है, ये एगर रेस का जेल पट्टी होती है, एगर रेस जेल की पट्टी होती है। इसमें क्या हो जाता है, बीच बीच में इस तरीके से खांचे होते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से बीच बीच में क्या हो जाते हैं, खांचे होते हैं, ठीक है। इधर जुड़ा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है जी, इधर निगेटिव कैथोड जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव एनोड जुड़ा रहता है, ठीक, पॉजिटिव एनोड जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है जी, पॉजिटिव एनोड यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड डीएनए, ठीक है, अनडाइजेस्टेड डीएनए, अनडाइजेस्टेड डीएनए के सेगमेंट को डाला जाएगा, ठीक है जी। अनडाइजेस्टेड डीएनए के डीएनए सेगमेंट मतलब अपन को पता नहीं है अभी, ठीक है, अपन को पता नहीं, हम सभी के मिश्रण को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं ए मानता हूँ, ठीक है, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि बी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डीएनए के सेगमेंट डाल दिया जाएगा, इस तरीके से डीएनए का सेगमेंट डाल दिया जाएगा। सेगमेंट डालने के बाद इससे माइनस और प्लस दोनों से क्या किया जाएगा, चार्ज को इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए डीएनए का जो सेगमेंट होता है, डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है।
3, 2, 1। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे हमने पढ़ा था? हिस्टोन प्रोटीन वाले पढ़ा था ना, इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर नींबू वाला बताया था ना, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, इस पर डीएनए के सेगमेंट इस तरीके से लपटे हुए रहता है, ये निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। ठीक, ये बताया था। तो डीएनए का जो सेगमेंट होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ के जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें से डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने वजन के हिसाब से और आकृति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, आकृति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक शॉक दिया, निगेटिव साइड से वो किधर चले गए? पॉजिटिव साइड की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला सेगमेंट, ए वाला सेगमेंट देखिए, ए वाला सेगमेंट बहुत बड़ा था तो बड़ा वाला यहीं रुक गया, ठीक है। सी वाला सेगमेंट भी थोड़ा बड़ा था तो हम चलते हैं इतनी दूरी तक गया, और बी वाला जो सेगमेंट था वो सबसे छोटा था, वो यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है, प्लस के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। तो इस तरीके से डिजायर्ड डीएनए का चूज यहाँ पे कर लिया जाता है, डिजायर्ड डीएनए का चूज कर लिया जाता है और उसके बाद इसको काट लिया जाता है, ठीक है। उसके उसके बाद इसको काट के अलग किया जाता है। तो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए इस तरीके से यहाँ पे अलग हो जाता है, इस तरीके से डिजायर्ड डीएनए जो होता है वो अलग हो जाता है, और यही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, ठीक है जी। ये क्या कहलाता है? एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है, ठीक है। कहाँ पे लिखे हैं? नहीं लिखे हैं क्या? यहाँ लिख देते हैं AGE, एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है जी, एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सी वीड से प्राप्त किया गया था, ठीक है जी, सी वीड से प्राप्त किया गया था, समुद्री खरपतवार से ये प्राप्त किया गया था। तो पूछा जाता है एगर जेल किससे प्राप्त हो किया गया था? सी वीड से प्राप्त किया गया था। ये किस फॉर्म में रहता है? पाउडर फॉर्म में रहता है, ठीक है जी, पाउडर फॉर्म में रहता है। बाद में इसको जेल के रूप में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात अपन को याद रखना है, ठीक है जी, ये बात अपन को याद रखना है, ठीक है। अब ये डीएनए का सेगमेंट वाला कहानी सुनिए, ठीक है जी, डीएनए का सेगमेंट वाला कहानी सुनिए। आपके पास तीन ऐसे व्यक्ति हैं, एक बहुत ज्यादा मोटा है, एक मीडियम है और एक बहुत ज्यादा हल्का है, ठीक है। अब तीनों को दौड़ने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले कौन दौड़ पाएगा? जो सबसे हल्का है वो बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। एकदम उतने ज्यादा लेवल पे मत जाओ, सीधा उदाहरण के माध्यम से समझो, ठीक है। अब जो मोटा रहेगा वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, और जो सबसे छोटा रहेगा वो बहुत दूरी तक जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा रहेगा वो बहुत दूरी तक जाएगा, क्योंकि इसमें वजन कम है। फिजिक्स का नियम पढ़े हो ना, फिजिक्स का नियम पढ़े हैं। हल्के पत्थर से मारूंगा तो चोट नहीं लगेगा, मोटा वाले से मारूंगा तो ज्यादा चोट लगेगा, और ज्यादा मोटा वाले से मारूंगा तो बहुत ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, जो वजन वाला होता है वो यहीं रुक जाता है, और जो हल्का होता है वो आगे चला जाता है, ठीक है ना। हल्का वाला जो होता है वो आगे चला जाता है। तो इस तरीके से डीएनए के सेगमेंट में जो अपना डिजायर्ड डीएनए होता है, जो सबसे हल्का होता है, वो कहाँ तक पहुंच जाता है? यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाता है। किससे काटे थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से काटे थे। तो बार बार बता चुके हैं, उसको और बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को चलाया जाता है, ठीक है। एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यहाँ से चलाया जाता है, फिर जेल जेल से इसको क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा, और काटने के बाद जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है जी, अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ठीक। तो याद रखना, जितना छोटा होता है, ठीक है जी, जितना ज्यादा छोटा होता है वही उतना आगे जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? जो डीएनए का सेगमेंट जितना छोटा होगा वो उतना आगे जा पाएगा, किधर? पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव आयन की ओर, ठीक है, पॉजिटिव आयन की ओर वो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन की ओर वह जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या हो जाता है? साइज के हिसाब से होता है, ठीक है जी, साइज के हिसाब से होता है, ठीक है। सेपरेशन कैसा हो जाता है? साइज के हिसाब से होता है। अब इसको क्या किया जाएगा? स्टेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्टेन किया जाएगा, ठीक है, स्टेन किया जाएगा। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्टेनिंग किससे किया जाता है? ETBR, ठीक है, ETBR याद रखेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से इसको क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है। मतलब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद इसको किससे देखा जाता है? यूवी रेज से। यूवी रेस से किसको देखा जाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखा जाएगा। याद रखना, ऐसे ही नहीं देखेंगे, यूवी रेस से इसको देखेंगे। यूवी रेस से देखने के बाद ये वाला जो होता है ये ऑरेंज कलर में चमकने लगता है। कौन से कलर में चमकने लगता है? याद रखेंगे, ऑरेंज कलर में चमकने लगता है, ऑरेंज कलर में चमकने लगता है। और इस तरीके से पता लग जाता है। पता लगने के बाद इसको क्या कर लिया जाता है? कट कर लिया जाता है। कट करने के बाद सेपरेशन करके अलग रख लिया जाता है। समझ में आ गया? तो कट किया हमने, अलग किया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा जो सिस्टम है एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो चलता है, ठीक है। एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिस्टम जो होता है वो चलता है, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। फिर कैसे हमने देखा? अनडाइजेस्टेड डीएनए को लिया जाता है, डीएनए में अनवांटेड डीएनए सेगमेंट होता है, वांटेड डीएनए सेगमेंट होता है। इन सभी को कट करके किसमें डाल दिया जाता है? छोटे छोटे ब्लॉक जो होते हैं जिसमें गड्ढे होते हैं उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है।
इसमें इस साइड नेगेटिव चार्ज होता है जिसको कैथोड कहते हैं, इस साइड पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको एनोड कहते हैं। ठीक है, अब ये एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जो सी वीड से प्राप्त किया गया था, समुद्री घास से इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, और ये पाउडरी फॉर्म में होता है। ठीक है, पाउडरी फॉर्म में होता है। अब इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में क्या कर दिया जाता है, अनडाइजेस्टेड डीएनए को डाल दिया जाता है, अनडाइजेस्टेड डीएनए के सेगमेंट को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। चूंकि डीएनए में ऋणात्मक आवेश होता है, इस वजह से वो एनोड की तरफ जाने लगता है। ठीक है जी, कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगता है। ठीक है जी, कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो जो सबसे हल्का होता है वो बहुत आगे दूरी तक चल जाता है, और जो सबसे भारी होता है वो पीछे ही रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, डीएनए के सेगमेंट को रन कराया जाता है। ठीक है जी, डीएनए के सेगमेंट को क्या किया जाता है, रन कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके हिसाब से किसके हिसाब से होता है, याद रखेंगे साइज के हिसाब से होता है। ठीक है जी, साइज के हिसाब से। तो ये लार्ज वाला किधर पाया जाएगा, कैथोड के साइड पाया जाएगा। ठीक है, और स्मॉल वाला किधर पाया जाएगा, एनोड की तरफ पाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है। और ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके एग्जाम में जब आएगा तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको 5 में से 6 नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और इसका सिद्धांत क्या कहता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिद्धांत ये कहता है कि जो जितना छोटा होगा वो उतना आगे जाएगा। ठीक है, तो कैथोड की एनोड की तरफ जाता है क्या, डीएनए का सेगमेंट। डीएनए का सेगमेंट इस साइड जाने के बाद इसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। पूरे अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को किससे स्टेन करेंगे, ईटीबीआर से स्टेन करेंगे। ठीक है जी, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे। याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, जब तक ये नहीं लिखोगे आपका नंबर पक्का नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, यूवी रेस लिखना है। यूवी रेस इसको देखा जाता है, देखने के बाद ये किस कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है। ऑरेंज कलर का दिखता है तब पहचान लिया जाता है और इसको अलग करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये ईटीबीआर और यूवी रे जब आप लिखोगे तो हो सकता है इसको ब्लैक कलर से लिखना, और नहीं लिख रहे हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फटाक से इस पर नजर जाएगा, हाँ बच्चे को एकदम डिटेल से पता है, इसको 5 में 5 देना बनता है, भले तुम थ्योरी कम लिखा रहो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो रन करता है। ठीक है, इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो रन करता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया, फ्रेगमेंटेशन भी क्लियर हो गया, सेपरेशन एंड आइसोलेशन भी क्लियर हो गया। अब करेंगे एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन को देखो, यहां तक समझ में आएगा, सेम टू सेम एज इट इज आपको ऐसा कॉपी में नोट होना चाहिए। ठीक है, फिर जब आप कॉपी को देखोगे तो वो आपको फटाक से ही पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। बस आपको 2 मिनट लगेगा इसको रिविजन करने में। ठीक है, और इसको देखने के बाद आप एक बार बस अपनी पुस्तक को पढ़ लेना, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और जो पुस्तक में नहीं लिखा रहेगा वो भी मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा डीएनए का सेगमेंट किस तरीके से प्राप्त किया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, जिस बारे में हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरीके से होता होगा, ठीक है, उसकी जानकारी आपको कक्षा 12वीं में ही हो जा रही है। ठीक है, उसकी जानकारी आपको कक्षा 12वीं में ही हो जा रही है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा अभी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, उस समय 99 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, और जल्द ही हमारा जो चैनल है वो 100 सब्सक्राइबर का हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जो यूट्यूब की जो फैमिली है वो 100 लोगों की हो चुकी है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ यहाँ लगभग 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ये समझता हूँ मैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है, और जल्द से जल्द इस नंबर को और ज़्यादा बढ़ाना है अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अपने भाई बहन जो भी है उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं, व्यूज बढ़ेगा नहीं, वायरल नहीं होगा, तब तक जो यूट्यूब का जो पेमेंट होता है, ठीक है, वो मेरे को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं मेहनत करूंगा तो वो कब मिलेगा ना, कब, मेरे को पता नहीं। ठीक है, लेकिन करना तो है ही। तो ये सब आप लोग का सपोर्ट रहेगा कि आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर को बढ़वाते हैं, अपने दोस्तों के साथ ये सारा चीज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, तब हम किस में पढ़ाएंगे, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे। ठीक है, कब पढ़ाएंगे, जब पैसा आ जाएगा तब। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं स्मार्ट बोर्ड खरीद पाऊँ। ठीक है, क्योंकि वो 1.5-2 लाख में आता है। ठीक है, तो अभी तो बहुत टाइम है, तब तक यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है, आपको पता है जिस लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस लेवल पे मैं आपको कक्षा 12वीं में पढ़ा रहा हूँ ऐसे बहुत कम लेवल पे, बहुत कम जगह पे आपको पढ़ाया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस ईमानदारी से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए, और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, व्यूज को बढ़ाइए, वायरल कीजिए, ताकि आपका जो सर है वो एक दिन फिजिक्स वाला की तरह ही क्या हो जाए, फेमस हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, 4 स्टेप तक हो गया। ठीक है, 3 स्टेप तक हो गए, सेपरेशन एंड आइसोलेशन तक हो गया।
अब आते हैं एम्प्लीकेशन। एम्प्लीकेशन मतलब कॉपीज बनाना, एम्प्लीकेशन मतलब क्या करना, कॉपीज बनाना, ठीक है। तो कॉपीज बनाने के लिए क्या किया जाता है, पीसीआर, ठीक है जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चलाया जाता है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे चलाया जाता है, ठीक। तो ये बात याद रखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, कैरी मुलिस ने दिया था, ठीक है, ये किसने दिया था, कैरी मुलिस ने दिया था, ठीक है, कैरी मुलिस, कैरी मुलिस, ठीक है, मूली से याद रखना, मूली मूली खाते हो ना, कैरी मुलिस कब दिया था, 1970 में दिया था, ठीक है। पीसीआर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कैरी मुलिस ने दिया था, कब दिया था, 1970 पे दिया था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 3 स्टेप में चलता है, डी डी ए आई, ठीक है जी, डी ए आई। अब इसको तुम हिंदी में क्या पढ़ो, डाई पढ़ो, ठीक है, डाई, दादी जी को क्या बोलते हैं, दाई बोलते हैं, मम्मी को क्या बोलते हैं, दाई, ठीक है। तो उस तरीके से इसको याद रखो, दाई एक होता है, दाई एक होता है, बाई, ठीक है। तो उस तरीके से इसको याद रखो, फनी है लेकिन याद रखें, डी ए ई करके याद रखो, क्योंकि इसका स्टेप डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है। पीसीआर 3 स्टेप में चलता है, तो 3 स्टेप में चलता है, ठीक है। डी ए ई, डी नेचुरेशन, डी नेचुरेशन, एनिलिंग, ठीक है जी। और एक हो जाता है ई, ई से क्या हो जाता है, एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर बोलो या एक्सटेंशन बोलो, डी नेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन, एस आई ओ एस, एक्सटेंशन, ये 3 स्टेप में खत्म होता है, ठीक है। तो डीएई से याद रखेंगे, डीएई से याद रखेंगे, सबसे पहले ये हमारा डीएनए का सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये डीएनए का सेगमेंट है, तो ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम है, ठीक है, और ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पाया जाता है जी, हमारे नाइट्रोजन के बेसिस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन के बेसिस पाए जाते हैं, जैसे ए टी जी सी है, इसमें हाइड्रोजन बंद इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, और इधर टी, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, इस तरीके से यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन किया जाता है, ठीक है जी, डीनेचुरेशन किया जाता है, जिसमें इस हाइड्रोजन बंध को इस तरीके से तोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्यों पीसीआर क्यों चला रहे हैं, डीएनए की कॉपीज बढ़ाने के लिए, ठीक है। पीसीआर क्यों चला रहे हैं, डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ जी, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन बंध को तोड़ा, ठीक है, हाइड्रोजन बंध को तोड़ा। तो डीनेचुरेशन जो होता है, ठीक है, डीनेचुरेशन जो होता है, ठीक है, वो अत्यधिक टेम्परेचर पे होता है, अत्यधिक उच्च ताप पे होता है, ठीक है जी, अत्यधिक उच्च ताप पे होता है, ठीक है। तो कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है जी, 94 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। फिर दूसरा देखो एनिलिंग। अब ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, इस तरीके से अलग हो चुके हैं, ठीक है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कौन सा एनिलिंग, एनिलिंग को एक एनिलिंग मतलब विस्तार करना, विस्तार करना मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को फिर से लाएंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लाया जाता है, आरएनए प्राइमर लाया जाता है, आरएनए प्राइमर, ठीक है, इस तरीके से आरएनए प्राइमर, इस तरीके से आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से विपरीत चलता है, और किस दिशा में चलता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में चलता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में चलता है, ठीक है। अब ये तो आपको बच्चे बच्चे को पता है, जब हमने डीएनए का रेप्लिकेशन देखा था, डुप्लीकेशन हमने देखा था, तो इस तरीके से किया था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या आने लगता है, डीएनटीपी आने लगता है, इस तरीके से, ठीक है, डीएनटीपी आने लगते हैं। क्या आता है डीएनटीपी, डीएनटीपी का फुल फॉर्म क्या था, डीएनटीपी का फुल फॉर्म क्या था, क्या था बताइए जल्दी से, क्या था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट मतलब इस तरीके से 3 फॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ रहता था। 3 फॉस्फेट के ग्रुप में 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता था, और यही क्या करता था, एनर्जी देता था, इस तरीके से बताया था कि नहीं, ठीक है। तो डीएनटीपी आते हैं इस तरीके से, और ये एनर्जी देते हैं, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे देते हैं। अब धीरे धीरे इस तरीके से डीएनटीपी आते जाते हैं, और ये जो सेगमेंट होता है, ये जो सेगमेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, इस तरीके से अलग आगे होने लगता है, ठीक है जी, आगे होने लगता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज एंजाइम आएगा, ठीक है, लाइगेज एंजाइम आता है, ठीक है। और श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कौन सा एंजाइम आ जाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है, ठीक है जी, पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम आता है, जो क्या करता है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, ठीक है जी, प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये जो सेगमेंट होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पूरी तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है जी। ये जो होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लास्ट में आना चाहिए क्या, एक्सटेंशन लास्ट में आना चाहिए, हाँ सही है, ठीक है, सही है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पे हमारा डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड था वो दोनों पूरी तरीके से क्या होने लगा है, नया स्ट्रैंड बनने लगा, मतलब एक कॉपी से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अपन को 4 स्ट्रैंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे एनिलिंग जो होता है, ठीक है जी, एनिलिंग जो होता है वो 55 से
55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है जी, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? 55 है, 5 इधर 5 इधर है, ठीक है ना, 10 का अंतर है, 55 65, इसको 95 करके याद रखो, 95 करके याद रखो, 95 में हाँ एक कम होता था तो 94 हो जाएगा। ठीक है, 94 तो 94 55 65 इस तरीके से होता है एनिलीन। ठीक है, कौन सा एंजाइम आएगा? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। ठीक है, कौन किस दिशा में बढ़ाता है? 5 to 3 प्राइम दिशा में बढ़ाता है। ठीक है, अब इस पॉलीमरेज एंजाइम का क्या नाम है याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, TAQ, टैग पॉलीमरेज। ठीक है जी, टैग पॉलीमरेज याद रखेंगे। एक मिनट, कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, टैग पॉलीमरेज एंजाइम ये क्या हो जाता है जी? टैग पॉलीमरेज एंजाइम ये होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। अब टैग पॉलीमरेज का फुल फॉर्म क्या है? TAQ। ठीक है, टैग पॉलीमरेज का एंजाइम होता है थर्मस एक्विटिकस। AQ का क्या हो जाएगा? एक्वी TCOUS, थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, थर्मस एक्विटिकस क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मस, थर्मस से क्या दिख रहा है? थर्मस फ्लास्क का सुने हो? थर्मस फ्लास्क का जो पानी को गर्म रखता है, जो आप स्कूल लेके जाते हो, ठीक है, स्टील वाला, आपके सर मैडम भी लेके जाते हैं और शो ऑफ करते हैं, देखो मेरे पास इतना बड़ा बॉटल है स्टील का। ठीक है, तो वो थर्मस ही है, थर्मस फ्लास्क इसको बोला जाता है, चाय को गर्म रखने वाला, पानी को ठंडा या गर्म रखने वाला, थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, तो थर्मस एक्विटिकस क्या हो जाता है? बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, थर्मस एक्विटिकस क्या हो जाता है? बैक्टीरिया होता है जो अत्यधिक उच्च तापमान पर जीवित रहता है। ठीक है जी, अत्यधिक उच्च तापमान पर जीवित रहता है और टैग पॉलीमरेज नामक एंजाइम वो रिलीज करता है। ठीक है जी, वही क्या करता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज करता है। तो ये थर्मस एक्विटिकस से ही टैग पॉलीमरेज एंजाइम को रिलीज किया जाए, निकाला गया है, अलग किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, यहाँ सभी क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, अलग इतना होने के बाद क्या किया जाएगा? एक्सटेंशन किया जाएगा। एक्सटेंशन इस तरीके से एक्सटेंशन, ये दोनों स्टैंड अलग हो गए हैं। अलग होने के बाद इसकी क्या बना लिया जाएगी? कॉपी बना लिया जाएगा। ठीक है, कॉपी बना लिया जाएगा, बहुत सारे कॉपीज बना लेंगे। इस तरीके से PR को चलाते जाएंगे और PR का सूत्र क्या है? 2:N। ठीक है, 2:N, जहाँ N क्या है? नंबर्स की संख्या है। N क्या है? नंबर की संख्या, मतलब कितनी बार PCR को रन कराया जाएगा, कितनी बार PCR को रन कराया जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन को 200 DNA की स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, 200 DNA की स्ट्रेंथ को चाहिए, 200 DNA की स्ट्रेंथ चाहिए, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। एन की वैल्यू 10। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200, मतलब टोटल 10 चक्कर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 10 राउंड PCR के चलाना पड़ेगा, तब जाके अपन को 200 इस तरीके से DNA की स्ट्रेंथ अपन को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से PCR को रन कराया जाता है, याद रखेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाए? 2:N। ठीक है, N क्या है? नंबर है। नंबर किसका? नंबर चक्कर का नंबर, कितनी बार PCR को रन कराया जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं होता कि एक बार इतना किए, फिर इतना किए, फिर इतना किए, फिर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सभी का एक निश्चित टाइम होता है। डीनेचुरेशन का अलग टाइम होता है, एनिलिंग का अलग टाइम होता है, एक्सटेंशन का अलग टाइम होता है। मान लेते हैं इसको 10 मिनट का समय लगता है, एनिलिंग को 15 मिनट का समय लगता है, एक्सटेंशन में 10 मिनट का फिर से समय लग रहा है। ठीक है, तो इन सभी PCR मशीन में इन सभी को टाइमिंग में सेट कर दिया जाता है, 10 15 और 10, इसमें इस तरीके से टाइमिंग सेट कर दिया जाता है कि 10 मिनट के बाद एनिलिंग करना है, 10 मिनट के बाद एक्सटेंशन करना है। ठीक है, और उस मशीन में DNA को डाल दिया जाएगा, जो GL इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने निकाला था वो DNA डाल दिया जाएगा। ठीक है, डालने के बाद इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा? PCR चला जाएगा, डीनेचुरेशन होगा, एनिलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा, वो अपने आप चलता रहेगा। ठीक है, अपने आप चलता रहेगा, एक निश्चित टाइम लगेगा, 4 घंटा 5 घंटा जो भी है, ये तो मैं कम ही बता रहा हूँ। ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, कॉपीज की संख्या पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, कॉपीज की संख्या पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतनी देर तक हम क्या कर सकते हैं? अन्य काम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आपने देखा होगा आपके घर में क्या बनता है? मुठिया रोटी बनता है। ठीक है, मुठिया रोटी जानते हो ना, खाते हो सब लोग, तो उसको थोड़ा सा हिलाना बस रहता है। क्या कि हमने मुठिया रोटी रहता है तो पिसान जो होता है, बासी जो होता है, उसको मिक्स करते हैं, डालते हैं, पानी डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, या जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, तीली हो गया, जीरा हो गया, सरसों हो गया, जो भी होता है उसको डाल देते हैं। डालने के बाद उसको आग में छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद देखते हैं कि हमारा जो रोटी है वो पक चुका रहता है। तो आधे घंटे तक वो प्रक्रिया अपने आप हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये वाला भी प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक है, ये होता है क्या? PCR। ठीक है, PCR में हमने क्या कर लिया? एम्प्लीफिकेशन कर लिया। ठीक है, तो सेम टू सेम इस तरीके से आपको लिखना है और इसी तरीके से याद रखना है। ठीक, चलिए, ठीक, अब हमने क्या कर लिया? 4 स्टेप अपन में कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं 5वां, कैरी मूलिस ने दिया था, याद रखेंगे, कैरी मूलिस, PCR मूली, मूली। ठीक है, कैसे याद रखोगे? मूली खाते खाते PCR कर रहे हैं, कितने मूली खाए? 70 मूली खाए, 70 मूली से 1970 याद रहेगा, और मूली से क्या याद रहेगा? PCR। ठीक है, कैरी मूलिस। ठीक, कैरी मूलिस। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। डाई, डाई और बाई याद रखना है। ठीक है, डाई और बाई। ठीक है,
हाँ सर ने क्या बताया था, दाई बताया था, बाई बताया था, दाई बताया था, तो बाई लिख के मत आ जाना, दाई लिख के आना है, ठीक है। चलिए, अब चौथा पांचवा स्टेप, लाइगेशन। लाइगेशन मतलब क्या हो जाता है, अब डीएनए अपन को प्राप्त हो चुके हैं, तो डीएनए को प्लाज्मिड के साथ, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ इस तरीके से क्या कर दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, किस एंजाइम की मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो ये इजी स्टेप है, ज्यादा कुछ तामझाम यहाँ पे नहीं है। तो पांचवा स्टेप भी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, पांचवा स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं छठवां स्टेप। छठवां स्टेप क्या कहता है, होस्ट में डालना है, ठीक है, होस्ट में डालना है। तो सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, ठीक है, कॉम्पिटेंट मतलब क्या हो जाएगा, सक्षम। होस्ट को क्या बनाना है जी, सक्षम बनाना है। सक्षम बनाना है किस लिए, ताकि जो हमारा प्लाज्मिड बना है, प्लाज्मिड के साथ जो हमारा डिजायर डीएनए है उसको ये क्या कर ले, अपने अंदर ले ले, ठीक है, अपने अंदर ले ले। तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हमने बताया था। प्लांट है तो टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं, ठीक है। एनिमल सेल है तो रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, ये रेट्रोवायरस का यूज कर सकते हैं। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है, ठीक है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है, तो इसका क्या बताया था, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का क्या बताया था, मैं खुद भूल गया, अब भी लिखा था। रेट्रोवायरस, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का क्या बताए थे, याद नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए, ये तो हो गया वेक्टर, वेक्टर वेक्टर के साथ वाला, ठीक है, वेक्टर के साथ वाला। वेक्टर लेस मेथड भी बताया था, वीएलएम, वेक्टर लेस मेथड, ठीक है। प्लांट के लिए क्या बताया था जी, प्लांट के लिए क्या बताया था, जीन गन बताया था कि नहीं बताया था। एनिमल के लिए, एनिमल के लिए क्या बताए थे, माइक्रो इंजेक्शन हमने बताया था, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन हमने बताया था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के लिए कोचिंग में, ठीक है, उसी के लिए कोचिंग में आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का देते हैं, ठीक है। अब उतना तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, उतना तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उसी, इतना भी कोचिंग में नहीं पढ़ाते, इतना डिटेल से कोचिंग में भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। मेन उद्देश्य ये रहता है कोचिंग का, सिलेबस जल्दी से खत्म करना और बच्चे को घर भेजना ताकि टेंशन खत्म, ठीक है। तो मेन उद्देश्य वही रहता है। बड़े बड़े कोचिंग की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, छोटे मोटे कोचिंग जिनका उतना ज्यादा नाम नहीं है, पहचान नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारा चीज चलाया जाता है, ठीक है। और जब कभी भी आप नीट की कोचिंग करने जाएंगे 12वीं के बाद, ठीक है, 12वीं के बाद नीट की कोचिंग करेंगे, आईआईटी जेईई जो भी है कोचिंग करना चाहते हैं, तो किसी फेमस फेमस जगह पे आपको कोचिंग करना चाहिए, लोकल पे कोचिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसका रिजल्ट है, ठीक है, जिसका रिजल्ट है और जिसके टीचर जो हैं, जिसके टीचर के बारे में जानकारी है, ठीक है, कि हाँ यहाँ के टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले रिसर्च करना रहता है कि किस जगह के टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं और उस टीचर का रिजल्ट कितना है, ठीक है। तो उसी को देख के ही आपको आगे की क्लासेस चुननी रहती है, कोचिंग को चुनना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। अब फिजिक्स के अलग टीचर होने चाहिए, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी, बॉटनी के अलग, जूलॉजी के अलग, सभी के अलग टीचर होते हैं, सभी का एक सेपरेट नाम होना चाहिए, ठीक है। और पैसा तो लगता ही लगता है, ठीक है, पैसा तो लगता ही लगता है, लेकिन करना करना जरूरी है, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग 12वीं के बाद की दुनिया में जाएंगे, क्योंकि 12वीं के बाद की दुनिया बहुत अलग है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जब आप बड़े बड़े शहर में जाएंगे, रायपुर, भिलाई, जहां भी जाएंगे आप लोग, ठीक है, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। वहां जाने के बाद ये गम नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैं तो गलत कोचिंग चूज कर लिया, ठीक है। कभी भी पैसा एक बार में नहीं देना है, ठीक है, कभी भी पैसा एक बार में नहीं देना है। यदि वो 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख मांग रहे हैं तो बिल्कुल एक बार में पैसा नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके 5,000 करके, 10,000 करके पैसा देना है, ठीक है। अब मान लिया जाए आपने 5,000 पैसा दिए और आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, कर लो, जाके देखो बढ़िया आराम से कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 महीना पढ़ लो अच्छे से, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, 1 महीना पढ़ लिया अच्छे से, पढ़ने के बाद देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये कोचिंग मेरे लायक है या नहीं है, क्या मेरे को समझ में आ रहा है, क्या मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है नहीं मिल रही है, वो सारी चीजें देखनी रहती है, ठीक है। और आपने एक बार में पैसे दे दिया तो आप पैसा वो तो वापस नहीं हो सकते, वो वापस करेंगे नहीं, किसी भी शर्त में वापस नहीं करेंगे, ठीक है। और आपने यदि 1,000, 2,000 या 5,000 दिया है तो आपको बिल्कुल आसानी से आप उस इंस्टीट्यूट को छोड़ सकते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 12वीं के बाद जब कभी भी आप कोचिंग में जाने वाले रहेंगे तो इस तरीके से आपको चूज करना रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करना है, क्योंकि पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता, ठीक है, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो अच्छे से कोचिंग का चयन करना है जो आपको रिजल्ट दे सके, बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सके, ठीक है। तो उस तरीके से कोचिंग का चूज करना है, ठीक है। और मैं तो आपको लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब कभी भी आप जाएंगे कोचिंग जाएंगे तो अच्छे से अच्छी जगह पे जाएंगे, जैसे यहाँ कौन सा फेमस है, कोटा फेमस है, ठीक है, कोटा फेमस है, बिलासपुर के जो है वो फेमस है, ठीक है। और
और कौन सा है, भिलाई के इंस्टीट्यूट जो है वो फेमस है, एलन का इंस्टीट्यूट फेमस है, यहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एलन हो गया, आकाश हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, ठीक है। ऑनलाइन भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। मैं एकदम सेपरेट रूप से बारी के बाद के जो होगा उसके बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये प्लांट हो गया, जीन गन का यूज किया जाता है, और एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब जीन गन को देखिए, जीन गन गन के जैसा बना लेते हैं, इस तरीके से गन है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, डीएनए का जो सेगमेंट होता है इस तरीके से, डीएनए के सेगमेंट पर गोल्ड और टंगस्टन का, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन का, गोल्ड गोल्ड और टंगस्टन, याद रखेंगे, गोल्ड और टंगस्टन से इसको क्या कर दिया जाता है, रैप अप कर दिया जाता है। रैप अप करने के बाद जीन गन के थ्रू इसको बमबारी की जाती है, ठीक है। जीन गन के थ्रू प्लांट सेल में इसकी बमबारी की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का मेरे को अभी भी याद नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट पे क्या था, क्या था, क्या था जी, क्या कहते हैं, कार्ड लेते हैं ना, कार्ड कार्ड लेते हैं। तो कार्ड को क्या करता है, इस तरीके से जो एकदम वो करने वाला रहता है, कार्ड को ऐसे करता है, फिर ऐसे निकालता है, फिर सफल करता है, ऐसे ऐसे करता है, उसको क्या कहता है, शफल करना बोलते हैं, ठीक है। तो उसी सफल करने से याद रखना शटल वेक्टर, ठीक है, शटल वेक्टर, शटल वेक्टर करके याद रखेंगे, ठीक है। अब ये हमेशा याद रहेगा, मेरे को भी याद रहेगा, ठीक है। ये शटल वेक्टर होता है, ठीक है। और ये भी याद नहीं हो रहा है तो शटर, दुकान का शटर होता है ना, उससे याद रखो, ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको याद नहीं होती रहती है ना, उसको क्या कर दो, उसको क्या कर दो, थोड़ा किसी चीज से रिलेट कर दो, फिर वो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। फिर जीन गन हो गया, गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन ये हो गया। तो इस तरीके से होस्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है जी। होस्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म, छठवां स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसका क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा, ठीक है। अब जो सेल अपन को मिला है, ठीक है, जो हमारा ट्रांसफॉर्म सेल है, होस्ट सेल है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, उसका क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म सेल का क्या किया जाएगा, कल्चर, कल्चर मीडियम मतलब जो हमारा सेल बना हुआ है, इस तरीके से सेल बना है, ठीक है। अब एक ही कॉपी से तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही कॉपी रखेंगे तो जिनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, मल्टीपल कॉपीज भी बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज इस तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इस तरीके से, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ हमारा क्या हो गया, इस तरीके से लाइगेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक, एंट्री इनटू द होस्ट, ठीक है, एंट्री इनटू द होस्ट, ठीक, एंट्री इनटू द होस्ट हमने कर लिया, एंट्री इनटू द होस्ट हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, अब इसको क्या किया जाएगा, कॉपीज बनाना है, ठीक है, कॉपीज बनाना है। तो सबसे पहले लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में क्या किया जाता है, एक बीकर लेते हैं, बीकर में इसको डालते हैं, बीकर में इसको डाल देते हैं, ठीक है। बीकर में डालने के बाद इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे मीडियम डाला जाता है, जैसे जैसे पीएच हो गया, एक लिमिटेड पीएच होना चाहिए, न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट होना चाहिए, कूलिंग फैक्टर यहाँ पे होना चाहिए, कूलिंग फैक्टर, कूलिंग फैक्टर जो ठंडा करेगा, फोम एक्सट्रैक्टर, फोम एक्सट्रैक्टर, ठीक है जी, फोम एक्सट्रैक्टर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया, ठीक है। एंजाइम्स यहाँ पे होना चाहिए, एंजाइम के न्यूट्रिएंट पे ही आ जाएगा एंजाइम्स, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो होती है कल्चर मीडियम के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो इन इन जो कल्चर मीडियम होता है, जो सेल होता है, उसको इस प्रकार से कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है, जिसमें इस प्रकार के क्या रहते हैं, हमारे जो भी पदार्थ होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। और ये पदार्थ क्या करते हैं, इसके कल्चर बनाने में सहायता करता है, कल्चर मतलब कॉपीज बनाना, ठीक है। तो बहुत सारी कॉपीज यहाँ से बन जाती है, बहुत सारी कॉपीज यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, ठीक। तो ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है जी, ओपन और क्लोज दोनों हो सकते हैं। यदि ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज सर्किट में हो रहा है, मतलब एक बार डाला हमने सामान को और एक ही बार में सारा चीज यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये सारा सामान हमने डाला, फिर ये वाला सेगमेंट हमने डाला, ठीक है, और ये बंद है पूरी तरीके से, मतलब एक बार डालेंगे, एक बार डालेंगे, जैसे एक बार सब्जी बनाते हैं ना, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो सभी जन के लिए एक बार बनाते हैं, 5 जन है तो 5 जन के लिए एक बार बनाते हैं, चावल डाला, पानी डाला, जो कुछ भी उसमें डालना है वो डाल दिया, डालने के बाद क्या किया जाएगा, एक ही बार वो बनेगा, एक ही बार वो बनेगा, ठीक है। तो एक बार बनने के बाद एक ही बार इसको निकाला जा सकता है, ये क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड कल्चर होता है, ठीक है, ये क्लोज्ड कल्चर होता है। दूसरा होता है ओपन कल्चर, ठीक है, ओपन कल्चर, ठीक, ये देखिए ओपन कल्चर, इस तरीके से। अब इन ओपन कल्चर में क्या किया जाएगा, इसको डाला जाएगा, इसको डाला जाएगा एक साइड से, और दूसरी साइड से इसको क्या कर लिया जाएगा, समय समय पर निकाला जाएगा, समय समय पर इस कल्चर को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा और प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये ओपन कल्चर होता है। तो इस तरीके से कल्चर मीडियम में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से कल्चर मीडियम में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है जी, ग्रो किया जाता है, ठीक।
तो ये क्या हो गया हमारा कल्चर मीडियम, ठीक है। फिर आता है हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ये जो कल्चर मीडियम होता है, ठीक है, उसको बायोरिएक्टर में, ठीक है, बायोरिएक्टर में क्या किया जाता है, रन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से बायोरिएक्टर यहाँ पे होते हैं। डायग्राम शायद मेरे से अच्छा ना बने, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से चक्री लगी होती, इस तरीके से चक्री लगी होती, ठीक है। इस तरीके से चक्री यहाँ पे लगी होती। इसमें सभी जितने भी न्यूट्रिएंट मीडियम हमने देखा था, न्यूट्रिएंट हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, एंजाइम्स हो गया, कूलिंग फैक्टर यहाँ पे हो गया, फोम एक्सट्रैक्टर यहाँ पे हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे डाली जाती है। कल्चर मीडियम यहाँ पे डाला जाएगा, डीएनए के स्ट्रैंड यहाँ पे डाले जाएंगे, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड डालने पर उसके क्या किया जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस या बायोमैग्निफिकेशन किया जाता है, जैव आवर्धन, ठीक है, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन किसमें किया जाता है, बायोरिएक्टर में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से में डाला जाता है, ये बराबर इसको रन करता है, ये चक्री जैसा होता है, मिक्सी जैसा समझ लो, मिक्सी जैसे धीरे धीरे घूमते रहता है, घूमते रहता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। इसको लिख देता हूँ बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन होता है, घूमता है तो बुलबुला उठेगा ना, वही बुलबुला किसमें होता है, फोम के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस फोम को इधर से निकाल दिया जाता है, फोम एक्सट्रैक्टर के माध्यम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा ये, और एक जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे प्लेट लगी होती है, ये प्लेट क्या करते हैं, इसमें प्लेट में छोटे छोटे छेद होते हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। ऑक्सीजन भी यहाँ पे चाहिए रहता है ना, ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। ऑक्सीजन रिलीज कर, ऑक्सीजन क्या चाहिए, मीडियम के लिए चाहिए। तो इस तरीके से बुलबुले यहाँ पे उड़ते रहते हैं, फोम यहाँ पे उड़ता रहता है, फोम यहाँ से फोम एक्सट्रैक्टर के रूप में बाहर निकल लिया जाता है। और हमारा जो कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो कल्चर मीडियम होता है वो इस तरीके से तैयार होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन होता है, और यहीं पे आपका जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहीं पे जो आपका चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब दूसरे चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को अपन को पढ़ना है, ठीक है, ठीक। एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, होस्ट में इम्प्लांट करना, होस्ट में इम्प्लांट, ठीक है, होस्ट में इम्प्लांट करना। तो सबसे पहले इसको कैपेबल बनाना पड़ता है, कैपेबल बनाना पड़ता है, कैपेबल, कैपेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। कैपेबल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बनाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सक्षम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे एक बैक्टीरिया होता है, ठीक, बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में अपन को प्रवेश कराना है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये सारा चीज यहाँ पे होता है इसके आवरण में, ठीक है। तो बैक्टीरिया के आवरण को डिलीट करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो सबसे पहले इसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद फिर से कूलिंग किया जाता है, ठंडे बर्फ में रखा जाता है, फिर कूलिंग करेंगे, फिर 45 डिग्री, फिर गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर गर्म, फिर ठंडा। इस तरीके से बैक्टीरिया को बार बार गर्म और ठंडा किया जाता है। बैक्टीरिया को बार बार गर्म और ठंडा करने की वजह से इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन हो जाता है वो परमिएबल हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो प्लाज्मिड वाला जो होता है, इस तरीके से प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड जो होता है उसको क्या कर लिया जाता है, इसके अंदर रन करा लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्वयं का डीएनए हो गया, और ये वाला डीएनए इस तरीके से ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से होस्ट में प्लांट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल यहाँ पे खत्म होते हैं। अब अपन को एप्लीकेशन देखने हैं, ठीक है, मतलब अनुप्रयोग, वही दूध से दही कैसे बनेगा, ठीक है, वैक्सीन कैसे बनेगा, सांप का जहर कैसे बनेगा, ठीक है, और ब्रेड कैसे बनता है, बटर कैसे बनता है, इडली से डोसा कैसे बनता है, डोसा से इडली कैसे बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को उसमें देखना है। तो वो चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन में 2 क्लास में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही इसको रखते हैं, ठीक है। कैसा आपको क्लास लग रहा है बताइए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए।